हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सिंप्लीफाइड। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गवर्नर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड एंड रियल हेड कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके पास रियल डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है। और जो गवर्नर होते हैं उनके नाम पे कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया तो जाता है, कोई भी फंक्शन हो कुछ भी हो इनके नाम पे लिया जाता है, बट इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। ही इज़ द नॉमिनल हेड। जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स है दैट इज़ विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर। इसलिए चीफ मिनिस्टर को रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट या स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं ऑफ अ गवर्नमेंट एट सेंटर, उसी तरीके से आपको चीफ मिनिस्टर के बारे में भी देखना है कि ही इज़ ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल। इनकी जो फंक्शंस होती है प्राइम मिनिस्टर की, वही सिमिलर फंक्शंस आपको चीफ मिनिस्टर का भी दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों रिलेट करके पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बता दूँ जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 163, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with chief minister to advise governor in exercise of his function. ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है गवर्नर को, ठीक है, किसी भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा एक आर्टिकल है आर्टिकल 164, उसको भी आप याद रख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि बताया गया है आर्टिकल 164 सेज गवर्नर शैल अपॉइंट चीफ मिनिस्टर। ओके, governor will be appointing chief minister and later on chief minister recommends governor on appointment of ministers। ये जो council of ministers है ना, उसको अपॉइंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर ही रिकमेंड करते हैं गवर्नर को। तो ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आर्टिकल रिलेटेड। जो हमारे गवर्नर होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में दे रखा है? ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किस आर्टिकल में गिवन है आप बताइएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा ना कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के फर्स्ट सीएम जो थे उनका नाम याद रखिएगा, बिकॉज स्टेट लेवल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्टेट पीसीएस हो या कोई भी अदर एग्जाम्स हो तो ये पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिला है। तो अपने अपने स्टेट का फर्स्ट सीएम चीफ मिनिस्टर को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे आएंगे। तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? तो उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ओके, जब भी जनरल इलेक्शन होता है ना लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसके बाद जिस पार्टी के लीडर को सबसे ज़्यादा वोट मिल रही हो वो पार्टी का लीडर अपॉइंट हो जाता है एज अ चीफ मिनिस्टर। बट इन केस अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं है तब क्या होता है? तब गवर्नर में यूज़ हिज डिस्क्रिशन पावर। डिस्क्रिशन पावर यहाँ पे क्या हुआ कि अपनी मर्जी के हिसाब से ही कैन अपॉइंट एनीबडी अ सीएम, बट देन वो जो जिसको सीएम अपॉइंट किया है ही नीड्स टू प्रूव हिज कॉन्फिडेंस इन लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके पहले ये भी होता है ना, जैसे कि मान लो कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली बट पार्टी कोलिशन फॉर्म कर लिया, ठीक है, तो जो लार्जेस्ट पार्टी होगी फॉर्मिंग द कोलिशन उसके मेंबर को अपॉइंट किया जा सकता है चीफ मिनिस्टर। बट अगेन इन दैट केस ऑल्सो जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको प्रूव करना होगा अपना कॉन्फिडेंस इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो इस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनका टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं है चीफ मिनिस्टर का। क्यों? क्योंकि देखो ही होल्ड द ऑफिस टिल ही इंजॉयज कॉन्फिडेंस इन लेजिस्लेटिव असेंबली। जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से आप रिकॉल कीजिए, प्राइम मिनिस्टर का भी ऐसा ही था लोकसभा में। ठीक है, ही ऑल्सो होल्ड्स द ऑफिस टिल ही इंजॉयज कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। तो वैसा ही हम लोग को चीफ मिनिस्टर का भी देखने को मिलता है। अब क्या है कि आप बहुत जगह देखेंगे कि जो गवर्नर होते हैं इसमें ऐसा दे रखा है कि ही इंजॉयज द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर। इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नर उनको रिमूव कर सकते हैं, गवर्नर तो उनको रिमूव ही नहीं कर सकते टिल ही होल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस। अब जनरली क्या होता है, 5 ईयर का टर्म होता है, ठीक है। अब जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद री इलेक्ट होके वही गवर्नमेंट आ गई, तो जो टर्म है वो आगे एक्सटेंड भी हो सकता है।
बट अगर सपोज इफ सीएम लूजेस हिज मेजोरिटी सपोर्ट, तब उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ऐसे में 5 साल से कम का भी ड्यूरेशन हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स दैट वो कब तक अपना कॉन्फिडेंस गेन किए हुए लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या गिवन है। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको हेड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई द गवर्नर, द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाई गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अच्छा चलो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे गिवन नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने तो टेन्योर देखा चीफ मिनिस्टर का। व्हाट इफ चीफ मिनिस्टर डाइज इन हिज ऑफिस, क्या हो सकता है फिर, मतलब कौन संभालेगा फिर? तो इस केस में क्या होता है ना कि सपोज इफ एनी सीएम डाइज इन हिज ऑफिस, तो जो रूलिंग पार्टी है वो नॉमिनेट करेगी किसी मेंबर को, ओके, एंड जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कर लेंगे एज अ सीएम। बट अगेन दैट पर्सन नीड टू प्रूव कॉन्फिडेंस विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। अब जो भी 1 मंथ का या जो भी ड्यूरेशन मिलता है टाइम, उस टाइम पीरियड में उनको अपना कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। आप रिकॉल कीजिए लाइक मनोहर पारिकर जो कि चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, उनका भी ऑफिस के ड्यूरेशन में डेथ हो गया था। तो उनके प्लेस पे किसको लाया गया था, फिर किसको अपॉइंट किया गया था? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी को। तो वहाँ पे भी वही हुआ था। तो जनरली अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो जो भी रूलिंग पार्टी है या जो भी पार्टी कोalition फॉर्म की हुई है वो जिस भी मेंबर को नॉमिनेट करेगी, तो गवर्नर यूजुअली उसको अपॉइंट कर लेते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये एक सीन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एनी पर्सन मे बी अपॉइंटेड अ मिनिस्टर बट ही मस्ट बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर विद इन 6 months ऑफ सच अपॉइंटमेंट। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कोई भी पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है मिनिस्टर, ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि उसको विद इन 6 months किसी भी लेजिस्लेचर का मेंबर बनना होगा, इधर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू ईदर हाउस, अगर कोई पर्सन है जो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिलोंग नहीं करता है, अगर उसको अपॉइंट कर लिया जाता है सीएम, तो 6 months, ठीक है, 6 months में उसको इलेक्ट होना पड़ेगा किसी भी हाउस में, इधर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, देन ही विल बी सीज्ड टू बी ही विल बी सीज्ड टू बी चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर फिर नहीं बन पाएगा, अगर मतलब उनको उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा, ठीक है। विद इन 6 months उसको मेंबर बनना है लेजिस्लेचर का। तो ये चीज़ें गिवन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट बट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे आ गया अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये इनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कैसे अपॉइंट होते हैं? तो दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाई गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ओके। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर। जस्ट लाइक लोकसभा में भी आपने पढ़ा था कि वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1-2 बात मैं आपको और बता दूँ। जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अगर रीशफल भी करना है तो वो कौन डिसाइड करता है? चीफ मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। सेकेंड चीज़ आप याद रखिएगा कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, ही कैन आस्क एनी मिनिस्टर टू रिजाइन, किसी को भी रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं, और ही कैन एडवाइज द गवर्नर टू रिमूव द मिनिस्टर, गवर्नर को भी एडवाइस कर सकते हैं कि आप उस मिनिस्टर को हटा दें। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। एंड वन मोर पॉइंट, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ मिनिस्टर्स आर गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाई चीफ मिनिस्टर। जो भी एक्टिविटीज़ है, अगर कोई कुछ भी करता है तो समझ लो उसके पीछे
चीफ मिनिस्टर का हाथ है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय चीफ मिनिस्टर ओनली, किसी इंडिविजुअल पर्सन का कोई डिसीजन नहीं होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स इज सिमिलर टू दैट बिटवीन प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स। जस्ट लाइक गवर्नर एंड मिनिस्टर का रिलेशन है, सिमिलरली प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर का भी वैसा ही है। चलो ये तो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ पावर्स के बारे में, जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का पावर हमें देखने को मिला था, सिमिलर पावर यहाँ पे भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल्स में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो देखिएगा, जो हमारे गवर्नर होते हैं ना, उनका जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, लाइक अपॉइंटिंग चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और एडवोकेट जनरल और स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये जिनका भी अपॉइंटमेंट करते हैं ना गवर्नर, वो किसके एडवाइस पे करते हैं? वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही करते हैं, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं कि किसका अपॉइंटमेंट करना है। सेकंड क्या हो गया, जैसे कि गवर्नर प्रोरोग या समन करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, तो वो किसके कंसल्टेशन पे करते हैं? चीफ मिनिस्टर के ही कंसल्टेशन पे करते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर के बारे में, आप रिलेट करके देखिए, सब कुछ आपको वैसा ही दिखेगा। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, ठीक है, दैट आर अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, एज वेल एज जब लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की बात आती है, तो अगेन दिस इज डन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये कुछ पावर्स हैं, आप रिलेट करके पढ़िएगा। अगर कोई पावर रह भी गया होगा तो आपको आई होप याद होगा, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज के बारे में। देखो, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं अभी, स्टेट हो या सेंटर हो, दोनों का ही बात है, ठीक है। जो साइज होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, दैट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। किसी एक स्टेट में जितने भी मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके 15% मेंबर ही मैक्स टू मैक्स बन सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, अदरवाइज इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कौन सा था। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, जो कि बोला था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट या सेंटर पे, उसका साइज शुड नॉट एक्सीड मोर देन 15%। 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और ये जो 15% है, इसको भी बहुत बार पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। एंड इट शैल नॉट बी लेस देन 12%। जनरली 12% से कम नहीं होना चाहिए, एंड 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज, ठीक है। सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों के लिए यही है, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। चलिए फाइनली आपके लिए एक और क्वेश्चन है, बताइएगा फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक हम लोगों ने देख लिया। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।